इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है कि ये लोगों की आंखों के धूल झोंकी जा रही है। अभी क्या है कि मेरे ऊपर सूरज है, सीधा मेरे मुंह पे आ रहा है और मेरे अतराफ में सहराए थर है और मैं इस सहरा के दिल में, इसके बीच में जा रहा हूँ, मिडल में जा रहा हूँ, मिडल में। ये भी ये जो सवारी है ये मुझे उतार देगी। ये अभी जो लोग हैं इनका साथ सिर्फ थोड़ी देर का है मेरे साथ। अब यहाँ पे आके कुछ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो नमाज किस तरह पढ़ते होंगे जब डेजर्ट में होंगे। लेकिन डेजर्ट है, यहाँ पे काबे का पता नहीं चल सकता। ये भी आप देख रहे हैं कि सहरा में जो हवा चलती है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ चलती है, नॉर्थ से साउथ नहीं चल सकती। ये असूल है यार, साउथ से नॉर्थ चलेगी। और ये टीले जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये रेत के टीले, ये सहरा के टीले जो हैं, इनकी ये होंगे ही साउथ की तरफ। ये दे आर ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स साउथ। और हवा जो है फिर साउथ से नॉर्थ जाएगी। ये स्ट्रेट नहीं हो सकते, ये इस तरह नहीं हो सकते, ये हमेशा इस तरफ होंगे सारे टीले। अगर आप देखें उनका सबका मुंह साउथ की तरफ है और काबा जो है वो ऑब्वियसली साउथ की तरफ है। तो यहाँ अगर नमाज पढ़नी है मैंने तो बड़ा इजी है तरीका कि टीले की रुख की तरफ चले। जैसे कि अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, पहली दफा ये काम कर रहा हूँ कि सहरा में निकला हूँ। पाँव यहाँ लगाओ, हाथ लगाओ तो यहाँ पे हाथ जलता है, जमीन पीछे खींचती है आपको। पी सकते हैं अभी। ये इतना नीचे पहले जाना है और फिर ऊपर जाना है। यहाँ पे अगर एक बंदा फिसल जाए, there is no other choice and there is no other chance। पहाड़ के टॉप पे हूँ मैं इस वक्त। उस तरफ भी मेरे रेगिस्तान है, उस तरफ भी रेगिस्तान है। इस स्पेशल एपिसोड में आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस पहाड़ की
गर्म तपती हुई चोटी से। अभी यहाँ रात हो रही है और जैसा कि मैं एक मिशन पे आपको बताया हूँ जिसको देखने के लिए इधर हम आए हैं, जो पाकिस्तानी कौम के लिए ज़िंदगी है, वो चीज़ क्या है वो मैंने आपसे वादा किया आपको बताऊंगा, जिसकी तलाश में मैं यहाँ से मैंने थर का इतना बड़ा सफ़र शुरू किया, हज़ारों मील का, और बगैर किसी कन्वेंस बगैर किसी सपोर्ट के जो थर के पहाड़ों पे खड़ा हो। वो पाकिस्तान की ज़िंदगी है उस चीज़ में जिसके जुस्तजू में मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए, और किस तरह उसको पाकिस्तान के लोगों तक लाया जा सकता है। सहरा में कौन गाना बजा रहा है इस समय से बाहर है मेरे भाई, यहाँ तो डांस चल रहा है। वाओ, ये थोड़ी तुर्श है। अभी क्या है कि ये रोटी है, ये बाजरे की रोटी है, ये रेगिस्तान के लोग खाते हैं इधर ख़ास तौर पे। इसकी वजह ये है कि यहाँ इतनी गर्मी है, ये रोटी जो है इसके अंदर ये एक कुदरती पोटेंशियल है, ये गर्मी को बचाती है लोगों को, अंदर की भी बाहर की भी, इसलिए यहाँ के लोग ये रोटी खाते हैं। आप भी पिए, बहुत एनर्जी है इसमें, लेकिन उसके लिए शायद यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि ऊँट इस तरह दस्तयाब नहीं शहरों में। अभी ये जो जिनके घर में आया हूँ मिस्टर चीलू, ये भी लेके जाएंगे अपने मेहमान खाने में, वहाँ गुजारूंगा आज की रात, मेरे साथ रहिए। लो भाई, ये है मेहमान खाना आज का, बेड। ओए वाह रे वाह, बहुत रेशमी सा मुलायम सा बेड है भाई इसका। ये इतनी हाइट पे है कि मुझे उम्मीद है कि कोई कीड़ा मकोड़ा तो आएगा नहीं, और जैसे कि मेरे होस्ट मिस्टर चीलू ने बताया कि जानवर भी यहाँ अटैक नहीं कर सकते, तो उम्मीद तो यही है कि इस खुली हवा में जो मेरे ऊपर आ रही है अमन व आशी से रात गुजर जाएगी, ज़िंदगी भी बच जाएगी इंशाल्लाह। कल यहीं से सुबह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए गुड नाइट। जगह पे आपको लेके आ रहा था मैंने, लाहौर सफ़र का आगाज़ किया, हज़ारों स्क्वायर माइल में फैला हुआ ये ख़जाना पाकिस्तानी कौम का ख़जाना है। इसकी पहले ये वो कोयला है जिसे पाकिस्तानी कौम की मुकद्दर को बदलना है और बदल जाना चाहिए अब तक। और हमें ये बताया गया पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जब हम बैठते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है और कोयले से जो है बिजली बन के निकलने के करीब पहुँच गई है। सिंध थर कोल में एक्चुअली हो क्या रहा है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, सिंध थर कोल अथॉरिटी क्या कर रही है, और हमें क्या बताया जा रहा है पाकिस्तान दूसरे हिस्सों में। आज पहली दफ़ा आपको सच बताएंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी स्कैंडल के हवाले से। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायद एनर्जी स्कैंडल जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कामरान शाहिद के साथ।
सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ काम कितने हाई लेवल पे हो रहा है, कि जो हमें शहरों में चलता है पता कि जी हुकूमत बहुत सीरियस है और काम हो रहा है और बिजली के अजाब से हमें निकाला जाएगा। और ये जो कोयला, ये जो नीचे इसके कोयला है, हज़ारों स्क्वायर माइल के ऊपर, जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, लोड शेडिंग का अजाब ख़त्म हो सकता है, पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा सकती है, कराची से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर लाहौर फैसलाबाद तक, ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, इनको इनकी तरक्की में जो रुकावट है लोड शेडिंग की, जिसकी वजह से छोटी इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है, खासतौर पर फैसलाबाद जैसे शहरों में, और बड़ी इंडस्ट्री कराची जैसे शहरों में तबाह होकर रह गई है, वो तबाही से बचाया जा सकता है अगर यहाँ पे हुकूमत काम कर रही है। तो ये इस गेट की पोजीशन है। लगता है ऐसे कि अरसे से यहाँ कोई नहीं आया। ये मैं खोल रहा हूँ आज, बल्कि टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर हम जल्दी से आगे आएँ और दिखाएं, ये नज़र आ रहा है सिर्फ हमें कुछ है, लेकिन क्या यहाँ पे हो रहा है कुछ या नहीं हो रहा, ये हम आपको दिखाते हैं अभी। ये जनाब कोयला निकालने के लिए ये मशीनें कुछ पड़ी हुई हैं, लेकिन लगता नहीं है कि जंग लगा हुआ है इनको, कि अरसे से यहाँ किसी ने काम भी किया होगा। ये कुआं है जिसको काम करना चाहिए था 24 घंटे कोयला निकालने के लिए। अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये कुआं खुदा हुआ है, यहाँ ना कोई बंदा है काम करने वाला, लगता है अरसे से यहाँ कोई आया ही नहीं है, टोटली डिजर्टेड। यहाँ से कोयला निकलना था और इस तरह के बेशुमार कुएं अगर हम दिखा सकें यहाँ बनने चाहिए थे। ये टोटल 2-3 कुएं, यहाँ भी कोई काम करने वाला नहीं। हुकूमत तो कोई अफसर नजर नहीं आ रहा मुझे, अलबत्ता एक गधा जरूर नजर आ रहा है। अगर हम दिखा सकें, इस गधे को दिखा सकते हैं आप। यहाँ हुकूमत नहीं है, हुकूमत का कोई ऑफिसर नहीं है, हुकूमत का कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन ये गधा जरूर मौजूद है व्यूअर्स। ये वो आलीशान कुआं है जिसमें डीप जाके कोयले तक पहुंचना था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। इससे अगर आगे आए, ये भी आर्टिफिशियल, सिर्फ आई वॉश दिखावे के लिए, महज दिखावे के लिए ये बनाए हुए हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये अगर मैं पैर अपना लटकाऊं अंदर, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं है। हुकूमतें बेवकूफ़ बनाती हैं बेसिकली, और बताती हैं कि वहाँ काम बड़ा हो रहा है। काम अगर वहाँ हो रहा होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर काम नज़र आ रहा होता तो अब से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद हम इस काबिल होते कि कह सकते कि बिजली और लोड शेडिंग का जो सबसे बड़ा बहरान है पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तान का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिया है, वो हल हो सकता है। लेकिन व्यूअर, जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर कोई चांस नज़र नहीं आ रहा मुझे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ढेर, ये बेसिकली वो कब्र है जो पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल की बनाई हुई है, क्योंकि इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। यहाँ से बाहर इस लैंड में से कोयला निकलना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं। ये पाकिस्तान की कौम के मुस्तकबिल की कब्र बनाई है यहाँ पे हुक्मरानों ने। ये है मशीन, इस मशीन से कोयला निकलेगा। हैव अ लुक। ये मशीन यहाँ पे पता नहीं कितने सालों से पड़ी है। कब इसका इफ्तिताह हुआ था? 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में थर कोल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया था। मिस्टर उस्मान अमीनुद्दीन, ऑनरेबल मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बोर्ड इधर मौजूद है और यहाँ कुछ भी नहीं है। थर कोल से पाकिस्तान की एक अहम तरीन जगह से, जहाँ पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल जो है उसको सुधारने के बजाय इस मट्टी में, इस थर के डेजर्ट में दफनाया जा रहा है। वहाँ से आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये व्यूज़ मैं आपको इस वक्त सिंध थरकोल से, पाकिस्तान के कीमती तरीन ज़खायर जो हैं, जो वेस्ट हो रहे हैं, वहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ एक ऑफिसर मौजूद हैं, एक निचली सतह के ऑफिसर हैं, सिंध थरकोल की अथॉरिटी में काम कर चुके हैं और मकामी भी हैं यहाँ के। उनकी शक्ल हम इसलिए नहीं दिखा रहे कि क्योंकि हुकूमत जो है उनको ताकि हुकूमत के अताब से बचाया जाए, लेकिन इनकी बड़ी मेहरबानी है कि हमें आगे यहाँ पे सारा कुछ बता रहे हैं। यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है पिछले 10 साल से। अस्सलाम वालेकुम जी। अब बताएंगे हमें, यहाँ पे हम तो बड़े ख्वाब लेके आए थे कि जी पाकिस्तान का इतना बड़ा ख़जाना यहाँ पे है कोयले का, जिसको अगर बिजली में तब्दील किया जाएगा। हुकूमतें बता रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, काम हो रहा है इधर, और उसके बाद ये बिजली का बहरान ख़त्म हो जाएगा, लोड शेडिंग अजाब खत्म हो जाएगा, रेंटल पावर नहीं लेंगे, बाहर से नहीं आएगी, हमारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ तो आगे गधा फिर रहा है या जो है वो सारी जगह वीरान पड़ी, कोई मशीनरी नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। ये तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। ये हो क्या रहा है इधर? हम भी यहाँ पे 10 साल से तकरीबन जो है ना वो इन्हों को जज कर रहे हैं। काम भी कर रहा था मैं इन्हों के साथ और कर रहा भी हूँ, पर ये है कि 10 साल से ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ अपनी दिखा रहे हैं सिंध कोल अथॉरिटी वाले। अब ये है कि यहाँ पे जो है ना वो मुशर्रफ के दौर के अंदर जो है ना रोड भी बने और लाइन भी बिछी,
और जो है ना इन्होंने लाइट की भी लाइन बिछाई और वाटर सप्लाई की बिछाई, यहाँ पे जो कोल तक पहुँचाई। उसके बाद सर यहाँ पे जो बेसिक जो काम था वो था यहाँ पे ब्लॉक्स जो इन्होंने जो मार्क किए थे सिंध कोल अथॉरिटी ने कोयला निकालने के कोयला निकालने के लिए कि भाई उसके अंदर हम जो है ना वो ब्लॉक्स जो है हम फॉरेन कंपनीज़ को हम जो है ना वो सेल आउट करेंगे। तो उसके अंदर जो है ना इन्होंने जो सिंध कोल अथॉरिटी थी वो काफ़ी मराइल से गुजरी और उसके अंदर इतने करप्ट तरीन लोग आए जिन्होंने जो है ना अपने मुफादात को तरजीह दी, इस कॉल को तरजीह नहीं दी। और अभी इस कॉल की ये पोजीशन है सर कि यहाँ पे जो कोयला है वो आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ फील्ड के अंदर कि वहाँ पे कोई भी काम आपको नज़र नहीं आ रहा है। और ये पीछे मेरे बैग पे जो है जो ये काम हुआ है ये भी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो काफ़ी 2002 के अंदर ही छोड़ के भाग गया। उसके बाद कोई यहाँ पे नहीं आया? यहाँ पे कोई नहीं आया। मशीनरी से ये जंग लग रही है। 8-10 साल हो गए। 8-10 साल तकरीबन हो गए सर। और तकरीबन जो है ना हर साल जो सिंध कोल अथॉरिटी का बजट है वो जो फजूल जो कोल के अलावा जो जहाँ पे पैसा लगना चाहिए हम लोगों का, जिसके अंदर से जो है ना ये कोयले से हम लोगों को बेनिफिट हो, इस मुल्क को एनर्जी मिले, पर उसके अंदर आप देख रहे हैं कोई 1% भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ के जो ऑफिसर शाही है वो बहुत ज़्यादा जो है ना करप्ट है, जो इस कोल के अंदर बैठी हुई है। ख़ास तौर पे जो GM है वो जो रिटायर हो चुका है अभी, और वो अभी तक जो है ना वो कॉल के अंदर जो है वो एक्सटेंशन उसकी जो है ना वो CM ने दी हुई है। वो एजुकेशन लिटरेसी का डिपार्टमेंट का बंदा था जिसके हाथ में अभी सब कुछ है, जो कहता है कि भाई मैं इस कॉल के अंदर मेरी परमिशन के अलावा CM के बाद जो भी डिस्कशन होगी या जो भी फैसला होगा मेरी परमिशन के अलावा वो इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह ये बिल्डिंगें बनी हुई क्या है? ये वाली बिल्डिंग और पीछे भी एक बिल्डिंग सर यहाँ पे जो है ना बिल्डिंगें अभी इन्होंने जो है ना रिसेंटली कोई तकरीबन कोई 2 साल के अंदर इन्होंने कोई गेस्ट हाउस भी बनाया, रेस्ट हाउस। यहाँ तो बंदा कोई नहीं है। वहाँ पे बंदा नहीं, वो सलाम कोर्ट के अंदर बनाया है एक नंगर पार्कर में। वो तकरीबन सर उसके ऊपर जो सलाम कोर्ट के बना है उसके अंदर कोई जो एक्सपेंसेस आए हैं वो 10 करोड़ रुपए का आया है जो रेस्ट हाउस इन्होंने बनाया है। और जो वहाँ पे बनाया है नंगर पार्कर के अंदर वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए या 5 करोड़ में बनाया है। और किस लिए? नंगर पार्कर के अंदर 1 करोड़ रुपए का फर्नीचर आएगा। किस लिए? वो सर बस आप ये समझे कि ऑफिसर शाही वहाँ से आते हैं और उन्हों के बड़े बड़े जो है ना वो दोस्त अहबाब जो होते हैं उन्हों को फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं, वो आके यहाँ पे रातों को रहते हैं और बहुत जो है ना उन्हों को इंजॉयमेंट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे काम कोई नहीं कर रहा? सर यहाँ पे काम कोई भी नहीं हो रहा है। कोयला होगा आपके ख्याल में यहाँ पे? यहाँ पे ये बताते हैं कोई 2000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सर ये कोयले के जखायर हैं। वेस्ट हुआ है बिल्कुल जो है ना सर वेस्ट हुआ है और काफ़ी टाइम के बाद सर आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा है। 1% भी इस पे काम नहीं हो रहा है और ये जो है अरबों रुपया जो है इसके ऊपर ये खा रहे हैं। ठीक है। तो सर ये देख रहे हैं ये इस आवाम की जो हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की, और हम ये चाहेंगे आपके तवस्सुल से, आपकी TV के तवस्सुल से आप यहाँ पे आए हो और आपने इतनी बड़ी कवरेज दी है, इतने जो है ना आपने स्ट्रगल कर रही है और इतने गर्म माहौल में आप आए हो, ये आपकी मेहरबानी। सर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और ये देख रहे हो कि ये इतनी और लोगों को कहा जा रहा है कि बस कोल के अंदर जो है ना वो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है और 2 साल के अंदर जो है ना बस इतने मेगावाट बिजली आ जाएगी, कोई नहीं आएगी। सर सारी बकवास धोखा दिया जा रहा है कौम को, पूरा धोखा दिया जा रहा है, इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है कि ये लोगों की आंखों के ना धूल झोंकी जा रही है। साथ इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ तो लाइट भी चल रही होती है सारी रात। सर आपने खुद ने वहाँ पे जाके विजिट भी किया हुआ, देखा भी होगा, उन्हों की 2000 किलोमीटर के ऊपर जो है उन्हों की जो बॉर्डर है उसके ऊपर पूरे के ऊपर जो है लाइट है। वो आप देखेंगे लाइट जो है वो कैसे अवेलेबल हो गई। हमारे पास तो यहाँ पे घरों में नहीं है ना, दफ्तरों में रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के अंदर उन्होंने अवेलेबल करी हुई है। देखिए ना सर उन्हों को जो है उन्हों की कितनी बड़ी ये उन्हों की अपॉर्चुनिटी है या उन्हों की कितनी बड़ी एफर्ट्स हैं, अपने मुल्क से उन्हों की सच्चाई है। और हम हमारे हुक्मरानों को ने जो है हमारे मुल्क को और हम लोगों को जो है आज इस यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हमारे आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हम इससे पहले मतवातिर प्रोग्राम्स में बिजली के बहरान के हवाले से बात करते रहे, आज भी बात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक ये बादी नज़र में नज़र ये आ रहा है कि अगले कई साल तक इस बहरान से छुटकारा पाना जो है मुश्किल है, नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि सूरत हाल ऐसी हो चुकी है। जो मेन आपका जो सबसे सॉलिड बात है जिसके ऊपर दुनिया में आई थिंक सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है जब प्लानिंग की जाती है बिजली को एनर्जी क्राइसिस देखते हुए, तो वो है डैम्स।
जिसमें आप पानी स्टोर करते हैं, वो कन्वर्ट होता है बिजली के अंदर। यहाँ पे पॉलिटिकल मसाइल इतने रहे, कभी कालाबाग डैम का मसला है, कभी किसी और चीज़ का मसला है, कभी हुकूमत का फोकस ही किसी और चीज़ पे रहा कि डैम्स तो बन नहीं पाए, दिहाइयाँ हो गई और इस मेजर डैम्स नहीं बने इस मुल्क के अंदर, शुरू भी नहीं हो सके। आज भी शुरू हो तो डेकेड से ऊपर का टाइम लगता है एक डैम को बनने में, ख्वा उसका नाम आप कालाबाग रखें या नॉन कालाबाग रखें, खैबर पख्तूनख्वा रखें, सिंधी रखें, जो रखें, डैम बनने में भी अब 10 से 12 साल लगेंगे। इससे पहले क्या हुआ उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं बन सका, लेकिन आज सूरत हाल यही है कि आपके पास जो मशीनरी इक्विपमेंट है जिसमें आप कोयला यूज़ करके बिजली यूज़ करें, जो ब्रॉयलर जिन्हें कहते हैं, हमें ये बताया गया है, डॉक्टर साहब मुबारक से हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, वो भी ख़राब है, उनको भी ठीक होने में 2-2.5 साल लग जाएंगे। कोयला जो है वो निकालने में थरकोल से अगर आज स्टार्ट करें तो उसमें 2.5 से 3 साल का अर्सा लग जाएगा। सुना है कि ईरान गैस पाइपलाइन पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के अलावा वैसे ही इतनी महंगी है कि उसको बेचना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया ने ऑफर की है गैस की, लेकिन उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हमको लिया जाए या ना लिया जाए समझ से बाहर है। डैम हम बना नहीं सकते, कॉन्सेंसस हमारा है नहीं, और पाकिस्तान जो है वो डूबा हुआ है अंधेरों के अंदर। इसकी एक छोटी झलक आपको दिखाते हैं रोज़मर्रा मामलात में किस तरह लोड शेडिंग ने इफेक्ट किया है। कराची ले जाएंगे, वहाँ पे कुछ खवातीन के घरों में, उनके बावर्ची खानों में, उनके दालानों में हम आपको दिखाते हैं कि बिजली किस तरह इफेक्ट कर रही है। लोड शेडिंग की कोई टाइमिंग नहीं है और फिर लेट नाइट भी जाएगी, अभी जैसे इस वक्त नहीं है। सबसे बड़ी बात है पानी नहीं आया ना, तो फिर वो कपड़े धुलते ही नहीं होते, धुले हुए नहीं होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मसले होते हैं ना, शौहर के लिहाज से भी और बच्चों के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरते हैं। अब बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और ख़ासकर जब पेपर हो रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर लाइट हो या ना हो, गर्मी में काम तो करना है, इस विजुअल काम चाहिए। लाइट आने का इंतज़ार करेंगे तो वही खाना खाने में लेट, जब खाना खाने का टाइम आता है तो वही लाइट का मसला आ जाता है। सुबह ऑफिस जाना है, सुबह में लाइट नहीं होती है, रात को वही 2:30-3 बजे इनकी प्रेस करने पड़ते हैं कपड़े। झगड़ा वगड़ा नहीं, लेकिन डांट तो पड़नी है, डेफिनेटली ये तो है डांट पड़नी है। लेकिन फिर बंदा उस टाइम क्या क्या करेगा, खाना बनाएगा या फिर इस्त्री प्रेस करेगा, क्या करेगा। बच्चे आते हैं तो लाइट नहीं होती, हस्बैंड आते हैं तो लाइट नहीं होती, उसकी वजह से मूड भी ज़रा ऑफ रहता है। फिर और कितनी हालत ख़राब है, तकलीफ़ हुई हुई है, पाँव कटा हुआ है और बीमारियां बहुत हैं, लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, चिड़चिड़ापन, बच्चे परेशान, काम धंधे नहीं, हर तरफ से परेशान है। जब लाइट नहीं होती है, खाना नहीं पकता तो शोर हमारे आते हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट, खूब हंगामा मचता है कि खाना नहीं पकाया तुम लोग ने, क्यों नहीं भाई, लाइट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में अंधेरे धूप में कैसे खाना पकेगा, ठंडे पानी के लिए तरसो, हर चीज़ के लिए परेशानी है, तरस रहे हैं हम लोग। जब लाइट आती है तो पानी गया हुआ होता है, फिर कान से भरे डब्बे ले लेके गलियों में फिरो। लाइट जाने से है ना मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये तो हम ही जानते हैं किस तरह कर रहे हैं हम, और करना है ज़रूरी, नहीं तो घर में है ना मसले होंगे ज़्यादा पैदा, और हो रहे हैं मसले। कहीं जाना है, कपड़ों पे प्रेस नहीं है, बच्चों के स्कूल के कपड़े प्रेस नहीं है, बहुत मसले, किस तरह से करें ये कुछ समझ में ही नहीं आती। ये टेंशन नहीं है तो और क्या, इंसान अच्छा भला बीमार पड़ जाएगा इन टेंशनों से। तो ये आपने एक मंजर देखा, हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जुल्फकार अली खान साहब। आप एक्स चेयरमैन वापडा के 1998 से 2003 मुशर्रफ साहब के एरा तक आप रहे। जनरल साहब ये बता दीजिए कि अभी ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया और उन्होंने बताया कि पिछले कई डेकेड्स का ये मसला था, और ख़ासतौर पे तब का मसला जब से आप चेयरमैन बने 98 जब इनकी हुकूमत गई 1999 में, और आप चेयरमैन थे, उसके बाद मुशर्रफ साहब का दौर, उसके बाद मुशर्रफ का दौर कंटिन्यू करता गया मुशर्रफ साहब का। तो इस हुकूमत से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके तो हाथ बंधे हुए, ना इनके पास डैम है ना पैसा है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा खसारा है पिछला बिजली के बहरान का। शुक्रिया कामरान। बुनियादी तौर पर हम देखें तो पावर सेक्टर के 4 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। इस सबसे पहले जो एपरेंट प्रॉब्लम है वो तो लोड शेडिंग का है कि मैसिव लोड शेडिंग है, 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग शहरों में और 10 से 12 घंटे रूरल एरियाज में हो रही है। दूसरा इशू जो है वो वेरी एक्सपेंसिव बिजली विच इज़ नॉट अफोर्डेबल, जैसे मजीद बढ़नी है अभी, जो मजीद बढ़ने की उम्मीद दी है गवर्नमेंट ने। और तीसरा है पुअर गवर्नेंस, जिसमें एक रिकवरी जो है इट इज़ ओनली 85% ऑफ द बिलिंग, यानी 100 रुपये अगर बिल होते हैं तो 85 रुपये सिर्फ रिकवर हो रहे हैं, बाकी 15 रुपये सिस्टम के अंदर पिलफरेज हो रही है जो भी हो रही है।
इसके बाद वेरी हाई रिसीवेबल्स एंड वेरी हाई पेएबल्स, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट है। आपको हैरत होगी ये सुन के कि रिसीवेबल जो है तकरीबन 330 अरब रुपए के हैं और पेएबल 390 अरब रुपए के हैं। इतनी हाई वॉल्यूम है, इसलिए हम कहते हैं कि सर्कुलर डेट का इशू जो है वो। और पांचवी चीज़ जो है जिसका आपने अभी जिक्र किया कि वी गॉट वेरी लॉपसाइडेड थर्मल हाइडल मिक्स। 1960-70s में 70% हाइडल था और 30% थर्मल था, जिस वजह बिजली अफोर्डेबल थी। अभी रिवर्स हो गया, इस वक्त 70% थर्मल है एंड अनफॉर्चुनेटली वो भी ज़्यादातर फर्नेस ऑयल पर बेस है, न कि गैस के ऊपर, और वो ओनली 30% इज हाइडल। मैं आपके नाज़रीन के लिए कहना चाहूँगा कि अगर हम हाइडल बिजली बनाएं तो इस वक्त भी उसकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन ₹1.54 है। अच्छा, अगर हम गैस से बनाएं तो तकरीबन ये बनती है 4-4.5 रुपये। और अगर हाइडल की तरफ हुकूमत क्यों नहीं जाती अगर ये इतना ही चीप मामला है, इतना ही सस्ता मामला है? जी हम उसके डिस्कशन करेंगे। और अगर हम फर्नेस ऑयल बिजली बनाएं तो ₹16.50 फी यूनिट बनेगी। तो ये एक कंपैरिजन है जो कि इन कॉस्ट की, इसलिए ओवरऑल हमारी पाकिस्तान बिजली बहुत महंगी है। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट इसका। अगर हम इसका बात करें कि इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए, इसका हम बात करेंगे कि मिड टर्म के अंदर क्या होना चाहिए और थर्ड टर्म में क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये फौरी तौर पे क्या होना चाहिए जनरल साहब? फौरी तौर पे फौरी तौर पे क्या होना चाहिए? पहले देखें कि लोड शेडिंग क्यों है। इस वक्त 21,500 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 16 से 17,000 मेगावाट की डिमांड है और सिर्फ 12 से 12,500 जनरेट हो रही है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज जो हाइडल बिजली है वो तकरीबन जैसे पानी जा रहा है वो तो तकरीबन 5,000 मेगावाट है और उसमें कम बेशी होती रहती है। लेकिन वाइफ ब्लॉक के अपनल थर्मल यूनिट्स जो हैं जिनकी 5,000 कैपेसिटी है वो सिर्फ 1,500 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूर मेंटेनेंस है, उनको गैस नहीं मिल रही, उनको फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा। आईपीपी जो कि नई यूनिट है उनकी 9,800 मेगावाट की कैपेसिटी है, लेकिन वो भी सिर्फ 6,000 मेगावाट दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास या तो गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, सॉरी डीजल नहीं है। जनरल साहब ये तो हो गया ना कि ये इश्यूज हैं, लेकिन इसको ये हुकूमत ओवरकम किस तरह कर सकती है शॉर्टकट वे में? अगर हम ये कहें कि पहले 100 दिन में क्या कुछ हो सकता है जी, पहली बात तो हम बात करें स्ट्रक्चरल इशूज़। हमें 2 मिनिस्ट्री पाकिस्तान में कोई जवाब नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इनको एक मिनिस्ट्री बननी चाहिए। उसकी वजह ये पॉलिसी जो है इट हैज़ टू बी यूनिफाइड पॉलिसी। इसके बाद दूसरा इशू जो है वो है कि 2 रेगुलेटर्स हैं, एक ओगरा है एक नेपरा है। बेसिकली दोनों एनर्जी को रेगुलेट कर रहे हैं, एक गैस को कर रहा है, ये पेट्रोल कर रहा है, दूसरा बिजली को कर रहा है। तो इनका एक रेगुलेटर होना चाहिए। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपको एक ही रेगुलेटर मिलेगा। तीसरी बात ये कि बहुत कम लोगों को पता है 100 दिन में करना चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल, ये तो इमीडिएट हो सकता है, लेकिन इससे बिजली किससे जनरेट होगी? इसकी वजह से यूनिफाइड कमांड जब होगी तभी हम बातें कि जो जिसको पेपको कहते हैं, आपके नाज़रीन को पता ही नहीं होगा कि पेपको चीज़ क्या है, वो वापडा को ब्लेम करते हैं, जबकि वापडा का थर्मल बिजली की जनरेशन से या ट्रांसमिशन से या डिस्ट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये पेपको का महकमा है, पेपको का महकमा डिसॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन सब वो कंटिन्यू कर रहे थे। ये तो हो गया इंतजामी। मुझे जरा आम फहम अल्फाज बताइए जनरल साहब के। ऑपरेशनल अभी हम बात करते हैं कि ऑपरेशनली क्या किया जा सकता है। मुझे बताइए, आपने कहा हाइडल तो पानी से चलेगा ना? जी हाँ, अभी तो पानी तो है नहीं इस मुल्क में। नहीं, पानी है इस मुल्क के अंदर। पहली बात तो इस वक्त भी 21 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो समंदर में जा रहा है, जबकि अगर हम जैसे आपने कहा कि कालाबाग डैम को छोड़ दें, आप उसका नाम ABC रखें या भाषा डैम रखें, कुछ रखें। देखिए पाकिस्तान में सिर्फ 5 जोग्राफिकल साइट्स हैं जहाँ पे डैम बन सकते हैं, श्योक, स्कर्दू, भाषा, तरबेला और कालाबाग। ये बनती 6 साइटें, इसमें तरबेला बन गया, बाकी 5 रहेंगी। तो पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन के लिए आप ये कह रहे हैं कि हाइडल से बिजली पानी तो है, जब ही होगी जब डैम बनेगा। जी हाँ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो तो अगर डैम आज बनना शुरू हो 10 साल तो लग जाएंगे ना डैम में। मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके बाकी तरीके भी हैं। हाइड्रो पावर स्टेशन जिसमें कि 16 स्टेशन जो कि आइडेंटिफाइड हैं, इलाही ख्वार, खान ख्वार, दुबैर ख्वार, ये सारे बने हुए हैं, इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनको मुकम्मल करने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए एज ए फर्स्ट स्टेप, इमीडिएट स्टेप, बुंजी जिसकी तकरीबन 7,000 मेगावाट की कैपेसिटी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है, दसू जिसकी 4,300 है, और ये भाषा 4,800। ये एक ही एरिया में है। मैं ये समझता हूँ ये एक पावर कॉम्प्लेक्स है, और मेरी सजेशन ये है कि हम चाइना से रिक्वेस्ट करें कि चाइना के बॉर्डर के नज़दीक है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस वो इसको डेवलप करें। दिस विल गिव यू 16,000 मेगावाट इन 5 years। 16,000 मेगावाट डैम बनेगा, भाषा डैम इसके अंदर। लेकिन वो मेरा सवाल आपसे ये कि उसमें तो 8-10 साल लग जाएंगे ना। बुंजी और दस्तू तो बगैर डैम के हैं, वो तो सिर्फ फ्रंट और रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जो 5 साल मुकम्मल हो सकते हैं। 5 साल में? यस। इसके बाद थर्ड कोल का जो प्रोजेक्ट है, अगेन ये पाकिस्तान पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अमेरिका में और चाइना में 60 to 70% आज भी कोयले से बिजली बन रही है। तो हमें चाहिए एज इमीडिएट स्टेप हम चाइना से रिक्वेस्ट करें कि वो थर्ड कोल के अंदर 2 कॉम्प्लेक्सेस 5,000 मेगावाट डेवलप करें। आपके नाज़रीन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि 2001 में प्रेसिडेंट जियांग ज़ेमिन जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर की 2 कॉम्प्लेक्स बनाने की, जिसमें एक ग्वादर पोर्ट का कॉम्प्लेक्स था, एक थर्ड कोल का। अनफॉर्चुनेटली
हमारी इंटर डिपार्टमेंट रैंगलिंग की वजह से, मिसाल के तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि थर्ड कोल हमारा है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने कहा कि हमारा वो टैरिफ का इशू है, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स ने कहा कि हमारा इशू है। तो हमारे अपने इशू जो तो हम रिजॉल्व नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो यहाँ से चले गए, उनको हम इन्वाइट करें और उनको गवर्नमेंट बेस के ऊपर करें। ये प्रोजेक्ट 3 से 4 साल में मुकम्मल हो सकता है। अबाउट 10,000 मेगा फ्रॉम थर्ड कोल हमें डेवलप करना पड़ेगा 3 से 5 साल में। पहली जो यूनिट्स हैं वो 2 साल में आ सकते हैं, क्योंकि तो जनरल साहब बात तो फिर ये हुई ना कि सारा मामला 5 साल के लगभग ही जा रहा है ना। नो, अभी हम बात करते हैं इमीडिएटली 100 दिन में क्या हो सकता है जी। वापडा की अपनी थर्मल यूनिट्स जो है 5000 मेगावाट की जिनकी कैपेसिटी 1500 दे रहे हैं, बिकॉज पुअर मेंटेनेंस क्रैश बेसिस के ऊपर 30 से 60 दिन के अंदर उनकी मेंटेनेंस हो सकती है, ओवरऑलिंग हो सकती है, और वो 4000 मेगावाट देंगे। अच्छा। इमीडिएटली 2500 मेगावाट आपके सिस्टम में आ सकता है। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। सिमिलरली आईपीपी जो है, जो इस वक्त सिर्फ तकरीबन 6000 मेगावाट दे रहे हैं, अबाउट 10,000 दे सकते हैं। अगर सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व हो, इमीडिएटली 3000 सिस्टम आ सकती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके नाज़रीन के लिए कि आज भी विदिन 30 to 60 डेज लोड शेडिंग 3 से 4 घंटे तक रिड्यूस हो सकती है। दिस इज समथिंग व्हिच इज समथिंग डूएबल। लेकिन एक बात बताइए जनरल साहब, आप तो ये बात कह गए इस प्रोग्राम में, मुझे कह रहे हैं वो जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है अभी पिछले दिनों, प्राइम मिनिस्टर ने जो की है, उसमें बड़े बड़े माइंड्स बैठे हुए थे, मिनिस्टर्स बैठे हुए थे जो इस मामले बड़े सीरियस हैं। तो उनके जहन में ये बात क्यों नहीं जो आप बता रहे हैं? जी हाँ, उनके जहन में बात, पहली बात है जो आई डोंट टू कास्ट एन डिस्कशन, लेकिन जो मेन पार्टिसिपेंट्स इन द एनर्जी कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, वो ज़्यादातर वो लोग थे जो प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं। तो उनका फोकस था ऑन प्राइवेटाइजेशन, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि पहले 100 दिन में आप प्राइवेटाइजेशन को एक तरफ रखिए, इसके बाद में एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऊपर कंसंट्रेट करें। सिमिलरली अगर आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लाएंगे, तो इसमें जो लीकेज है सिस्टम के अंदर, जो पिलफरेज है, जो तकरीबन 150 बिलियन रुपीज़ की प्राइवेट सेक्टर की वो तमाम की तमाम चोरी है। क्योंकि अगर आप हमें बिजली का बिल नहीं देते तो फौरन बिजली डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने 150 अरब रुपए देने हैं? ये वही लोग हैं जो डिपार्टमेंट की इकोनॉमिक्स के साथ काम कर रहे हैं। इनको फौरी तौर पर रोका जा सकता है अगर सर एक बात बताइए, जो आपका महकमा रहा जिसके आप चेयरमैन रहे वापडा, वो भी तो बड़ी करप्शन इन्वॉल्व रहा है ना, क्योंकि बिजली चोरी जो है वो ऑब्वियसली मीटर रीडर के साथ मिलकर होती है निचले लेवल पे अगर जाके देखा जाए। आपने कभी अपने तौर पे जब आप चेयरमैन थे, आपने खुद इवेल्युएट किया कि कितने % जो है वापडा के जो महकमा है और वापडा के जो लोग हैं जो डील कर रहे हैं डेली सारिफ को, मुझ जैसे को, दूसरों को, वो खुद करप्शन में इतने इन्वॉल्व हैं, वो मीटर फिक्स हो जाते हैं, उसमें रीडिंग्स फिक्स हो जाती हैं, कुंडे लगा के बिजली चोरी होती है, उसमें मीटर रीडर जो आपके डिपार्टमेंट का जो वापडा का होता है वो पूरी तरह मुलविस होता है। इस हद तक होता है कि कुछ शख्सियात ने ये तक बताया कि जब उन्होंने मीटर रीडर की बातें नहीं मानी, तो रिश्वत लेने की बात नहीं मानी, तो उनको एक्स्ट्रा बिल आने शुरू हो गए, मजबूर होकर उनको भी जो है वो बिल, अपना जायज़ बिल लेने के लिए जो मीटर रीडर को पैसे देने पड़े। तो वापडा तो खुद, जिसको आप 5 साल हेड करते रहे, करप्शन का मंबा है, तो उसको तो ठीक होने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। और वो आपके ख्याल में कितने % का बिजली की जो कमी है वो इस करप्शन की वजह से भी हो रही है? जो चोरी बिजली होती है, पैसा नहीं आता, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा और ये भी डेट बन जाता है। गुड क्वेश्चन। 98 में जब मिस्टर नवाज शरीफ वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया वापडा में, तो उन्होंने कहा कि वापडा इज थिंकिंग एंड टेकिंग नेशनल इकोनॉमी विद इट। इसी किस्म के उस हालात थे, इतने बुरे नहीं थे, लेकिन इसी किस्म के लोड शेडिंग का मसला था, रिसीवर का मसला था, लेस रिकवरी का मसला था। वी टुक ड्रैकोनियन मेजर्स, विद इन 3 months पाकिस्तान वॉज सेल्फ सफिशिएंट बिजली। अगर आपको याद होगा, इन जनवरी फरवरी 1999 वी वर ऑफरिंग बिजली टू इंडिया। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि व्हाट हैपेंड, 3700 ऑफिसर्स और लोगों को हमने महकमे से निकाला। 3700 इज अ वेरी लार्ज फिगर। किस लेवल पे थे वो? फ्रॉम जनरल मैनेजर्स डाउन टू एसडीओ एंड डाउन टू लाइन सुपरिटेंडेंट। लाइनमैन को करने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू स्टार्ट एट द टॉप। उस जब तक कि टॉप का आदमी करप्शन नहीं करता, उस नीचे लोग करप्शन नहीं करेंगे। टॉप का आदमी करप्शन ना करना चाहिए, रोकना चाहिए, नीचे करप्शन रुक सकती है। इसके बाद जो आप ये देखिए कि जब हमने छोड़ा, तकरीबन 13 बिलियन रुपीस ब्लैक में था विद नो। मुझे ये बताइए, तो आपने कर दिया, मुझे बताइए कि आपकी नज़र में आज भी वापडा में बिजली चोरी की मद में कितने मतलब 60% डिपार्टमेंट खराब है, 70% खराब है, कितने % खराब है और उसका इफेक्ट कितना होता है? अपना एनालिसिस दीजिए आप जरा इस पे। व्हाट आई विल से कि इस बिजली चोरी की मद में जो अमला मिलकर बिजली चोरी कर रहा है, मैंने अभी आपसे कहा कि रिसीवेबल वापडा की 330 अरब रुपए हैं, 180 बिलियन तो पब्लिक सेक्टर के हैं, बट 150 बिलियन प्राइवेट सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर के मेरे ख्याल में ज़्यादातर चोरी है। वो इसलिए कि अगर आप उन्हें बिल ना दें तो फौरन डिस्काउंट हो जाएगा। तो कौन लोग, तो कितना % बनता है ये, कितना % चोरी इफेक्ट कर रहा है ये बिजली क्राइसिस को? आई थिंक दिस अबाउट 25 to 30% इज थेफ्ट है, व्हिच इज वेरी वेरी बिग नंबर बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ रुपीस। ठीक है, एंड दिस कैन बी कंट्रोल्ड।
खत्म बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर हम सही आदमी लाएं फॉर द राइट जॉब। इस वक्त ठीक आदमी लगा हुआ चेयरमैन वापडा आपके ख्याल में? नो, आई वोंट लाइक टू कमेंट ऑन पीपल बिकॉज चेयरमैन वापडा बाय द वे रोल नहीं है इसके अंदर। किसका रोल है फिर? पेप्को इज डिफरेंट मैन बाय द वे। पेप्को जो लोग चला रहे हैं वो ठीक है? पेप्को के बॉस ही इज सेक्रेटरी मिनिस्टर वाटर एंड पावर हु इज नॉट हियर इन लाहौर। ही इज अ नॉन टेक्निकल पर्सन। आई डोंट नो, होल सिस्टम इज लॉपसाइडेड। देयर इज नो ओनरशिप ऑफ द सिस्टम। तो हमें चाहिए, हम बात ही कर रहे थे, ये तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, अगले 2 से 3 साल हमें चाहिए टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। जो प्रेजेंट थर्मल यूनिट है जो फर्नेस ऑयल से चल रहे हैं उनको आप कोल को कन्वर्ट करें, और ये 18 से 24 महीने में हो सकता है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपके व्यूज जो लोगों तक पहुंचे। हम आपको आपने जनरल साहब के व्यूज सुने, एक्स वापडा चेयरमैन थे, लेकिन आपको हम छोड़ के जा रहे हैं एक अहम तरीन विजुअल्स के ऊपर। कुछ लोगों की राय है। हमने खैर पख्तूनख्वा में खासतौर पर डैम का जब मसला उठता है तो सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती है कि पंजाब पॉपुलेशन में बड़ा सूबा है, तो जो पॉपुलेशन में छोटे सूबे हैं, सिंध, बलोचिस्तान और खैर पख्तूनख्वा, उनको पंजाब से शिकायत है कि पंजाब के प्रपोजल्स बनने वाले डैम, स्पेशली कालाबाग डैम, वो खैर पख्तूनख्वा और सिंध और बलोचिस्तान वाले जो सूबे हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इस वजह से आज तक मसला ये हुआ कि डैम नहीं बन सके और बिजली के क्राइसिस पाकिस्तान के। लेकिन हमने खैर पख्तूनख्वा में एक बहुत छोटे लेवल पे लोगों से जानने की कोशिश की कि अगर बिजली का बहरान वहाँ पर भी उसी शिद्दत का है जिस तरह पूरे पाकिस्तान में, तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से ये राय जानने की कोशिश की अगर कालाबाग डैम या पंजाब में कोई और डैम बनता है, पंजाब के दरियाओं पे पंजाब की गवर्नमेंट बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट में मिलके, तो क्या उनको इस पर एतराज़ होगा या उनको एतराज़ नहीं होगा? उनकी राय बड़ी दिलचस्प है, अगरचे ये पूरे खैर पख्तूनख्वा की राय को शायद रिप्रेजेंट ना करे, लेकिन अलबत्ता ये राय तो है। ये राय आपको सुनवाते हैं। डैम कोई भी हो, चाहे कालाबाग डैम हो या बादशाह डैम हो या कोई भी हो, हमारे मुल्क में यही एक ऐसा ज़रिया है एक सस्ती बिजली पैदा करने का। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि कालाबाग डैम बनना चाहिए हर सूरत। बिजली के हालात को देख के तो फिर बनना चाहिए कालाबाग डैम। कालाबाग डैम ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि अगर कालाबाग डैम बनने में पाकिस्तान का ही फ़ायदा है, सस्ती बिजली मिलेगी और ज़मीनों के लिए पानी मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि जी कालाबाग डैम बन जाए ताकि जो लोड शेडिंग है सब कुछ है इससे हमारी जान छूट जाए। ये अगर अभी बन चुका होता तो कम से कम हम ये जो बहरान है बिजली का, इससे काफ़ी हद तक हम निमट चुके होते, और ये तो सारी कौम के फ़ायदे की बात है। शहर की हमारा एक छोटा सा शहर है तो वो थोड़ा सा डूब जाता है, कभी सैलाब आ जाता है तो वो लोग क्या करेंगे? तो कालाबाग डैम गया तो मेरे ख्याल से कि ये पानी तो सड़कों से ऊपर भी जाएगा। देखिए, अगर तो हमें बिजली मिलती है, हमारे घर में बिजली आती है, तो कालाबाग डैम बनाते कि सफ़ेद बाग डैम बनाते हमें फ़र्क नहीं पड़ता। डैम बना तो काफ़ी नुकसानात होंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से अगर बनाया जाए तो कभी नुकसान नहीं होंगे और पाकिस्तान को अच्छी मतलब बिजली से फ़ायदा होगा हमें कालाबाग डैम बनने से। हमें यहाँ इतनी तकलीफ़ हो रही है कि बिजली है नहीं, एक घंटा बिजली होती है, 3-4 घंटे बिजली नहीं होती, तो क्या करें अब हम? सबको तकलीफ़ है, अकेले हमें नहीं, सबको तकलीफ़ है। ये बनना चाहिए। ये बन जाए तो हमारा मसला भी हल हो जाएगा, बिजली का भी मसला हल हो जाएगा। कितनी लोगों को परेशानी है, कितना मसला है। सदर पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म साहब से और सूबा सरहद के वज़ीर आला साहब से ख़ुसूसी तौर पर कि जब आपको हम लोगों ने मैंडेट दिया है तो हमारे लिए आप काला डैम का तोहफ़ा हमें अता करें। जिस तरह से एक एटमी पावर पाकिस्तान को बनाया नवाज शरीफ साहब ने, इसी तरीके से एक कालाबाग डैम का तोहफा पाकिस्तान को दे के जाए। पाकिस्तान के लोगों के लिए की खातिर उसकी ये मसला हल करने के लिए कालाबाग डैम ज़रूर बनना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम गुज़श्ता कई सालों से तवानाई और बिजली बहरान के जिस करबे मुसलसल से गुजर रहे हैं, इससे न सिर्फ मुल्क के शब-रोज अंधेरे की सयाही में डूबे हैं, बल्कि मुआशी पहिया भी जाम है। सहराए थर में दफन कोयले के खजाने को मुख्तलिफ हुकूमतें मुद्दतों से इस बहरान का हल बता रही हैं। थर कोल प्रोजेक्ट अथॉरिटी इस बहरान से निमटने के लिए क्या काम कर रही है, इसके लिए हमने सहराए थर का सफर किया। सफर में हमने सहरा की तपती लू के थपेड़ों के साथ साथ दश्त की तलखी भी सही। यहाँ आकर मालूम हुआ कि बहुत सारे फर्जी मंसूबाजात की तरह थरकोल का मंसूबा भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ एक घिनौने मजाक से कम नहीं। थरकोल प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तानी वसाइल को मुकम्मल बेरहमी और बेदर्दी से जाया किया जा रहा है।